ये इंडिया के साथ मैंने हिस्टोरिकली देखा है, खासतौर पे 90s की शुरुआत से, कि जब ये थोड़ा सा फ्लो में आते हैं या जब ये अच्छा खेलने लगते हैं उसके बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये वन साइडेड मैच हराने के बाद कल का जो मैच हुआ है ये इनके लिए बहुत अच्छी वेकअप कॉल थी। और जो जिस तरह से श्रीलंका ने परफॉर्म किया है, मुझे आई वॉज 95% कॉन्फिडेंट कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी। लेकिन ये मुझे ये देखना था कि ये जीतना किस तरह से होता है। और जैसे कि बीच में चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इंडिया की टीम की हालत एक टाइम पे बिल्कुल खराब हो गई थी बीच में। और जिस तरह से श्रीलंका ने परफॉर्म किया है वो वाकई क्रेडिटेबल है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस श्रीलंका ने की है। और उनकी जो यंग और इनएक्सपीरियंस टीम थी, उन्होंने इंडिया के सारे स्टॉलवर्ड्स को एक बार तो पसीने ला दिए थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से मैच शुरू हुआ और रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की, उससे तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अगर ये श्रीलंका ने कुछ चेंज नहीं किया बॉलिंग में तो इंडिया तो 400 रन बना देगी। जिस तरह से रोहित शर्मा ने पीटना शुरू किया था, लेकिन वो तो भला हो दसम सनेका का, श्रीलंका के कप्तान का। हालांकि भला क्या हो, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थे। क्योंकि देखिए, एक तो ये बदकिस्मती श्रीलंका की है कि उनके दो तीन बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स जो है वो अनफिट होके बाहर हो गए। अगर आज वो होते टीम में तो ये मेरा मतलब है कल के मैच में अगर वो टीम में होते तो इंडिया को काफी तगड़ी फाइट दे सकते थे और वो हो सकता है जीत भी जाते। और जिस तरह का विकेट था, विकेट देखिए पहली पारी में मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत अच्छा नहीं खेल रहा था। बहुत अच्छा क्या मतलब, बुरा ही खेल रहा था। और ये देखिए नॉर्मली ऐसा हो जाता है जब दो एडजेसेंट पिचेस पे मैच होते हैं कंटिन्यूअसली। तो क्या होता है, जैसे इंडिया का जो मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, ये कल वाला मैच उसके बिल्कुल एडजेसेंट पिच पे हुआ। तो जब एक पिच प्रिपेयर हो रही है इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, तो जो एडजेसेंट पिच है ऑब्वियसली उसके ऊपर फिर कोई ज्यादा आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका डैमेज होने का डर रहता है। तो उसको ड्राई छोड़ा जाता है। अगर उसके ऊपर अगर वाटरिंग वगैरह या कुछ भी अगर उसके ऊपर प्रिपरेशन की कोशिश की जाए तो बल्लेबाजों के या फील्डर्स के जो स्पाइक्स होते हैं उससे वो पिच डैमेज हो सकती है। मुझे पता नहीं कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली उनको एडजेसेंट पिच छोड़ के तीसरी पिच के ऊपर ये वाला मैच करवाना चाहिए था, तो थोड़ा सा फेयर कॉन्टेस्ट होता। क्योंकि देखिए पहली पारी में और दूसरी पारी में बहुत जबरदस्त डिफरेंस था। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि आप पिच को पढ़ने की जो कोशिश करते हैं वो आप 50% ही आप उसकी प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कि वो उस तरह से बिहेव करेगी जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन कल के मैच में जमीन आसमान का फर्क था पिच के बिहेवियर में, पहली पारी में और दूसरी पारी में। क्योंकि पहली पारी में बॉल रुक के भी आ रहा था, बॉल लो भी रह रहा था, बॉल ऊपर भी जा रहा था, बॉल जबरदस्त स्पिन हो रहा था, बहुत ज्यादा ग्रिप कर रहा था। इसकी वजह से इंडियन बैट्समैन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई खेलने में। वो एक्चुअली अनप्लेएबल विकेट था। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन बैट्समैन ने कोई बहुत ज्यादा खराब खेला है। लेकिन इस बारे में मुझे शुभमन गिल से थोड़ी सी शिकायत जरूर है कि शुभमन गिल के साथ ये लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो ये डिबेकल चल रहा है, ये काफी दिनों से चल रहा है। और जिस तरह से उसने शाहीन शाह अफरीदी की लेफ्ट आर्म बॉलिंग के अगेंस्ट तैयारी की थी, उसे इसी तरह से लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट भी तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि ये उसके लिए ठीक नहीं हो रहा है। और उसकी ये प्रॉब्लम काफी एक्सपोज हो चुकी है। और वर्ल्ड कप में ये दूसरी टीमें इसको रीड करके जरूर आएंगी और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगी। तो जिस तरह से बॉलिंग शुरू हुई थी, 11 ओवर में ही इंडिया ने 80 रन बना दिए। लेकिन वेलालागे ने आके जो अपना जादू दिखाना शुरू किया, पहली बॉल पे जो उसने शुभमन गिल को बोल्ड किया है, उसके बाद से तो फिर तुरंत ही समझ में आ गया कि मतलब अब आगे मैच में क्या होने वाला है। और फिर क्या विराट कोहली और क्या रोहित शर्मा, क्या हार्दिक पांड्या, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और राहुल ने काफी फाइट करने की कोशिश की, लेकिन उसको भी बॉल एक ऊपर आ गया, रुक के भी आया और थोड़ा ऊपर भी आया। तो ये स्पंजी बाउंस भी था उस टाइम। और बाद में जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो देखिए बदकिस्मती से, या मैं ये कहूंगा कि इंडिया की किस्मत से, क्योंकि देखिए अगर आपके साथ कुछ अनटूवर्ड होना है तो वो जितना जल्दी हो जाए उतना आपको वेकअप कॉल मिलता है। अब दूसरे पारी के पहले ही इंडिया के जब 47 ओवर्स हुए थे और इनके 9 विकेट हो गए थे, उसके बाद आपको याद होगा पानी गिर गया। पानी गिरने के बाद वो विकेट सेटल हो गया, काफी उसको ड्यूरेशन मिला
वो सेटल होने के लिए। और उसके बाद जब श्रीलंका की बैटिंग आई तो आपने देखा कि बॉल ना तो वैसा स्पिन हो रहा था और ना ही उसमें कुछ हो रहा था, क्योंकि बॉल देखिए ग्राउंड में जब जाता है तो गीला भी होता है और काफी अच्छे से बैट के ऊपर आ रहा था। विकेट बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था, बैटिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो गया था। अगर ये जस्ट ऑपोजिट होता कि अगर मान लीजिए इंडिया बाद में बैटिंग कर रही होती तो मुझे तो लगता है कि इंडिया तो 7-8 विकेट से मैच जीत जाती है, हो सकता है 10 विकेट से भी मार देते ये, क्योंकि विकेट बहुत आसान हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंडिया का एक्सपीरियंस वहां पे काम आया और श्रीलंका का इनएक्सपीरियंस, क्योंकि वो बैटिंग उतनी अच्छी तरह से कर नहीं पाए जैसी उनको करनी चाहिए थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया ने जो 213 रन बनाए उसमें काफी बड़ा योगदान था केएल राहुल का, ईशान किशन का और अक्षर पटेल का। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अक्षर पटेल ने जो 8वें नंबर पे आके 26 रन बनाए, ये हमारे रोहित शर्मा को अब फिर से अपने ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट मिल जाएगा कि नहीं देखिए मुझे 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए। लेकिन अब बैट्समैन चाहिए, बैट्समैन ने आपके 26 रन बना भी दिए, लेकिन आपने वो लिया एक बॉलर की कॉस्ट पे। मैं ये नहीं कहता कि वो कल शार्दुल ठाकुर को होना चाहिए था, मैं हमेशा इस बात का एडवोकेट हूं कि मोहम्मद शमी को टीम में होना ही चाहिए। ही इज टू गुड अ बॉलर टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द टीम। वो किसी भी सिचुएशन में वो जान लगा के बॉलिंग करता है और उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा अबव एवरेज है। लेकिन पता नहीं हमारे रोहित शर्मा को समझ में क्यों नहीं आता है। अब कल के मैच में भी अक्षर पटेल के रनों की हमको जरूरत पड़ी, लेकिन पड़नी क्यों चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया की बैटिंग इतनी ज्यादा खराब नहीं है कि आप ये करते। ईशान किशन के साथ स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रोटेशन की प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से केएल राहुल और ईशान किशन का जब डिबेट चलता है तो उसमें केएल राहुल को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। या तो ईशान किशन ओपन करे और नहीं तो वो मिडिल ऑर्डर में अगर स्पिनर्स आएंगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच जो हुआ उसमें तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बहुत ही ज्यादा खराब बॉलिंग की। अदरवाइज अगर वो थोड़ा भी कुछ कल के श्रीलंकन बॉलर्स की आधा भी बॉलिंग करते तो ईशान किशन को पहले मैच में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो प्रॉब्लम यही है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन स्पिनर्स को वो स्पिन क्यों नहीं मिली जैसी कि पाकिस्तान ये श्रीलंकन स्पिनर्स को मिली थी। देखिए उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि श्रीलंकन जो स्पिनर्स थे, एक तो वेलालागे और दूसरा वो पार्ट टाइम स्पिनर चरित असलंका। अब सोचिए आप चरित असलंका जैसे बॉलर को कल के विकेट पे चार विकेट मिले हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि दोनों की हाइट 5.5 फुट से ज्यादा नहीं है। अब जब 5.5 फुट का बॉलर अगर बॉल करता है स्पिनर, तो उसको नेचुरली लूप देना पड़ता है क्योंकि वो ऊपर से बॉल पर फेंकता है। तो फ्लाइट जब ज्यादा होती है और विकेट ऑलरेडी ग्रिप कर रहा है तो फ्लाइट के साथ स्लोअर बॉल ग्रिप होके बहुत ज्यादा टर्न होता है और फिर वो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन इंडियन स्पिनर्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी, सिवाय कुलदीप यादव के, कुलदीप यादव की हाइट कम है, लेकिन अक्षर पटेल के साथ जो प्रॉब्लम है, एक तो उसको इरेगुलरली खिलाया गया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। एज अ बॉलर उसको अच्छी तरह से यूज नहीं किया गया। हम वेस्ट इंडीज में भी कह रहे थे कि उसको अच्छी तरह से यूज नहीं किया गया है, गलत टाइम पे यूज किया गया है। दूसरी बात यह है कि उसकी हाइट ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होता है, अब वो तेज तेज बॉल फेंकता है। जब वो फ्लाइट दे ही नहीं सकता है, जब फ्लाइट आप नहीं दोगे तो बॉल ग्रिप कैसे करेगा? आप रेवोल्यूशंस कितने ही दे दो, लेकिन अगर आप तेज बॉल करोगे तो आपको वो उतना ज्यादा टर्न नहीं मिलेगा। मुझे सरप्राइज इस बात का है कि कल इतनी ज्यादा विकेट इजी हो गया कि जडेजा को भी वैसा स्पिन नहीं मिला जैसा कि पहली पारी में। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि जडेजा से अच्छी बॉलिंग वेलालागे कर सकता है, लेकिन वो विकेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस था पहली पारी में और दूसरी पारी में। तो मुझे तो लगता है कि बाद में, अब आप कहने को ये भी कह सकते हैं कि रोहित शर्मा ने कप्तानी बहुत अच्छी की, लेकिन मैं ये कहूंगा कि श्रीलंका के बैट्समैन का इनएक्सपीरियंस भी काम आया आपके। अब जब जडेजा और कुलदीप को भी वेलालागे ने और वो जो उनका ऑफ स्पिनर था डिसिल्वा, उन लोगों ने पीट दिया, धनंजय डिसिल्वा ने, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था कि आप। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां बुमराह को लाने के बजाय आपको सिराज को लाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिराज बेटर बॉलर है, बल्कि आपको ऐसी सिचुएशन में सिराज को कॉन्फिडेंस देने के लिए और एक्सपीरियंस देने के लिए वहां सिराज से बॉलिंग करवानी चाहिए थी। देखिए मैच तो हम जीत ही जाते, मैच सिराज इतना बुरा बॉलर नहीं है कि वो मैच हरवा देता।
या मैं तो कहूंगा कि बुमराह की जगह हार्दिक पांड्या को पहले लेके आते। लेकिन आपने क्या किया कि सिराज को उस कंडीशन में आपने एक्सपीरियंस दिया ही नहीं। अब बुमराह ने अगर कल का मैच जिताया या रोका वहां पे आके, बीच में जब मैच फंसा हुआ था, तो बुमराह को कॉन्फिडेंस देने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिराज को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। अब कल के मैच में अगर श्रीलंका की जगह इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होते या साउथ अफ्रीका होते, तो आप क्या सोचते हैं इतना आसान होता मैच? नहीं होता ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब वर्ल्ड कप में इस तरह की टीमों के सामने आप फंस जाएंगे और मान लीजिए बुमराह अवेलेबल नहीं है या बुमराह से अच्छी बॉलिंग नहीं हो पा रही है, तो फिर आप किसके पास जाएंगे? सिराज के पास। तो कल के मैच में आपको मौका था, सिराज को मौका देना चाहिए था उस टाइम, आपने सिराज को नहीं दिया मौका। मैच तो हम किसी तरह से जीत गए, लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि जीतने के बाद आपको एनालिसिस करनी चाहिए कि हमने कहां क्या गलती की है। बैटिंग में हमको किसी भी हालत में कुछ भी करके हमको रन बनाने चाहिए थे। और मुझे अफसोस इस बात का है कि एक भी बैट्समैन को मैंने स्टेप आउट करके स्पिनर्स को खेलते हुए नहीं देखा। आपने अलाउ किया उनको बॉल टप्पे पे डालने के लिए, और टप्पे के बाद आप या तो क्रीज से खेल रहे थे या पीछे जाके खेल रहे थे। आप ऐसे विकेट के ऊपर जहां बॉल नीचे ऊपर हो रहा है, तो आप बॉल की पिच पे जाके मीट क्यों नहीं करते हो? मुझे समझ में नहीं आता। बैटिंग कोच तो खैर क्या बताएगा, लेकिन राहुल द्रविड़ तो अच्छा खासा बैट्समैन रहा है अपने टाइम का, उसको तो मैसेज भेजना चाहिए कि स्टेप आउट करके खेलो। एक 90s की बात है, प्रवीण आमरे करके एक बैट्समैन इंडियन टीम में आया था। मैंने उसको कभी भी स्पिनर को क्रीज से खेलते हुए नहीं देखा। वो हर बॉल के ऊपर स्टेप आउट करके 2 कदम आगे जाके खेलता था, और उसको तो मतलब मैंने पहली बॉल से उसको हमेशा स्टेप आउट करते हुए देखा है। स्पिनर को खेलने का वही तरीका है, जब आप स्टेप आउट करते हैं, आप बॉल की विकेट उसके पिच के ऊपर जाके आप खेलते हैं, तो स्पिनर को प्रेशर पड़ता है। आप स्पिनर को पूरा पूरा मौका दे रहे हैं अगर आप क्रीज में खड़े होकर खेल रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इंडियन बैट्समैन को ये बात कौन सिखाएगा। जब आपने खासतौर पे देख लिया है कि शुरू के 3-4 विकेट आउट हो गए, उल्टी सीधी बॉल हो रही है, बहुत जबरदस्त स्पिन हो रही है, तो हार्दिक पांड्या, जडेजा, इन लोगों को तो ये करना चाहिए था। अब एक चीज और है, 43rd ओवर में जब सिराज और अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे, 43rd ओवर की सेकंड बॉल पे अक्षर पटेल ने सिंगल ले लिया और सिराज को दे दिया। अभी 7 ओवर बाकी हैं, आपने वो सिंगल क्यों लिया? अक्षर पटेल को उसी टाइम से ओनस लेके और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने शोल्डर के ऊपर पूरी बैटिंग करनी चाहिए थी। तो मतलब सिराज के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, आप कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हो। अगर मान लो सिराज उसी बॉल पे आउट हो जाता तो क्या होता? आप 180 पे ऑल आउट हो जाते, या 180 या ऑलमोस्ट इतना ही कोई स्कोर था, 185 पे ऊपर। जब कुलदीप यादव आउट हुआ है, 9वां विकेट जो गिरा है इंडिया का, उस टाइम 186 का स्कोर था। और उसके बाद आपने 42nd ओवर की सेकंड बॉल पे कुलदीप यादव आउट हुआ है। 43rd ओवर में जब सिराज आया है, आपने उसकी सेकंड बॉल पे एक सिंगल ले लिया और छोड़ दिया सिराज को। वो तो सिराज ने कल बहुत अच्छा डिफेंस किया। अगर मान लीजिए वो उसी बॉल पे आउट हो जाता तो आपका क्या जबरदस्त नुकसान हो जाता। और 186 का स्कोर और 213 के स्कोर में कल के विकेट के ऊपर बहुत बड़ा डिफरेंस था। ये हाई स्कोरिंग मैच में पता नहीं चलता है, लेकिन कल के मैच में अगर 186 का स्कोर पे इंडिया ऑल आउट हो जाती तो शायद हम मैच हार भी जाते, क्योंकि उसी तरह से श्रीलंका के बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी बात होती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता अक्षर पटेल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अक्षर पटेल की बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। आप को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा मोहम्मद शामी को किसी भी तरह से टीम में खिलाने के लिए। अक्षर पटेल का पिछले कुछ टाइम से एज ए बॉलर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। वो आईपीएल की बात अलग है, लेकिन यहाँ कुछ मुझे जमता नहीं है, क्योंकि वो डर के मारे एक तो फास्ट बॉल करता है, उसकी बॉल स्पिन नहीं होती है, और उसको रहा सा उसका कॉन्फिडेंस भी चौपट कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या ने भी और रोहित शर्मा ने भी। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब अक्षर पटेल के बजाय मैं तो हमेशा ये कहूंगा, हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि युजवेंद्र चहल को किसी तरह से टीम में लेके आओ। आखिर में मैं एक बात ये कहूंगा कि देखिए, हम मैच तो जीत गए, पाकिस्तान को हमने 1 साइडेड हरा दिया, कल भी हमारी मोर और लेस कंफर्टेबल विक्ट्री हो गई, लेकिन इस तरह से आप सामने वाली टीमों की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उन्होंने फाइट नहीं किया। और वर्ल्ड कप में आपको इस तरह के मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये कॉम्प्लेसेंट होने की टाइम बिल्कुल भी नहीं है अभी।
यहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है कि हमको अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको प्लग इन करना है। देखिए, आप परफॉर्म करें, आप मैचेस जीतते चले जाएं, सब कुछ कर लें, आप वन साइडेड सबको हरा दें, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीते तो आपकी परफॉर्मेंस का फायदा क्या है? आपके 13,000 रन का कोई फायदा नहीं है, आपके 10,000 रन का कोई फायदा नहीं है, और कुलदीप यादव के ढेर सारे विकेट्स का कोई फायदा नहीं है। आप अगर अच्छा खेल रहे हैं तो छोटी छोटी गलतियों को प्लग इन करें और वर्ल्ड कप जीतें। मुझे तो टीम से यही उम्मीद है। अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में मिलेंगे, उस मैच के बाद वो तो वर्चुअल सेमीफाइनल हो गया एशिया कप के लिए। इंडिया तो पहुंच गया है फाइनल में, और मिलते हैं मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।